हेलो एवरीवन, माय नेम इज अर्पित। आज का वीडियो इलेक्ट्रिकल मशीन सेशन 2 है। जैसा कि इलेक्ट्रिकल मशीन सेशन 1 में हमने देखा था, काफी अच्छे क्वेश्चंस को लिए थे और उसको काफी अच्छे से समझ के हमने सॉल्व किया था। सेम ऐसे ही सेशन 2 में थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लिए हैं, जिससे कि कॉन्सेप्ट बूस्ट होगा और आने वाले एग्जाम में आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा एंड तक। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाइल परफॉर्मिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन सिंगल फेज 110 अपॉन 220 वोल्ट, प्राइमरी वोल्टेज कितना है 110 वोल्ट एंड सेकेंडरी वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर विद एलवी साइड शॉर्टेड, वाटमीटर रीडिंग इज फाउंड टू बी 20 वाट। If the same test is performed on the transformer with HP side shorted, the wattmeter reading will be। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का मतलब समझेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है कि 110 वोल्ट प्राइमरी साइड V1 है, 220 वोल्ट सेकेंडरी साइड V2 है। जब ये एलवी साइड को हम शॉर्ट करते हैं, मतलब 110 वोल्ट के सेकेंडरी साइड प्राइमरी साइड है, इसको हम शॉर्ट करते हैं एंड 220 वोल्ट V2 साइड में हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो उस केस में जो पावर आती है 20 वाट आती है। सेम ऐसे ही हम एचवी साइड को सॉर्ट करते हैं तो पावर हमारी कितनी आएगी, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखिए क्वेश्चन में ये है कि एलवी साइड सॉर्टेड और एचवी साइड जो है कि एचवी साइड कितना है 220 वोल्ट। तो यहां पे देखिए कि हमने आर इक्विवेलेंट पूरा एचवी साइड हमने ले लिया, ठीक है। ये कितना आर इक्विवेलेंट, जो कि एलवी साइड का जो रेजिस्टेंस है वो रिफर कर दिए हमने एचवी साइड, ठीक है। तो इसको हम सर्किट बनाते हैं। ये कितना एचवी साइड है और जिसकी वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। एलवी साइड हमने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब इस केस में पावर क्या होगा, अच्छा इसका हम इक्विवेलेंट जब अगर हम बनाएंगे तो आप इक्विवेलेंट इसका देखिए, इसका इक्विवेलेंट कैसे होगा। एचवी साइड है ये आर इक्विवेलेंट। इस केस में पावर क्या होगा, जैसे हमने पावर का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां पर क्या होगा, P इक्वल टू एचवी साइड की वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट। अच्छा इसको हम डिनोट कर देते हैं एच से, जिस साइड परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम डिनोट कर दे रहे हैं एच से, पी एच, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करना है, एचवी साइड को सॉर्ट करना है, एलवी साइड परफॉर्म करना है। ये क्या है, एलवी साइड है, एलवी साइड है। तो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो आर इक्विवेलेंट जो एचवी साइड है उसको हम एलवी साइड हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है कि जब हम प्राइमरी से सेकेंडरी साइड में ट्रांसफर करते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट अपॉन ए स्क्वायर। ए क्या होता है 220 अपॉन 110। तो यहां से क्या हो जाएगा 2, ए कितना है 2 हो गया। तो यहां पे आर इक्विवेलेंट डबल डैश हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट अपॉन 2। अब यहां से अब हम जो है कि टेस्ट परफॉर्म करते हैं एलवी साइड में, एचवी को हम सॉर्ट करते हैं। एलवी साइड ये कितना है 110 वोल्ट, ये आर इक्विवेलेंट डबल डैश। यहां से अगर आप पावर देखिए तो यहां से भी पावर का हम क्या देखते हैं, P यहां पे L डिनोट कर देते हैं, पी एल मतलब क्या है एलवी साइड इक्वल टू 110 का स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना है डबल डैश आर इक्विवेलेंट अपॉन, अच्छा 2 का स्क्वायर है ये, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए तो यहां पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 आर इक्विवेलेंट है तो यहां पर जाएगा 4 इंटू 110 का स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट। अच्छा यही देखिए सेम किसके हैं, पी एच के, यहां पर भी सेम वही आएगा, बराबर है इसके 220 का स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि एलवी साइड शॉर्ट करने पे वाटमीटर की रीडिंग 20 वाट आ रही थी, तो एचवी साइड शॉर्ट करने पर भी जो वाटमीटर की जो रीडिंग आएगी वो 20 वाट आएगी। तो ऑप्शन क्या करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि ए पावर सप्लाई हैविंग आउटपुट रेजिस्टेंस 1.5 ओम सप्लाई ए फुल लोड करंट ऑफ 500 मिली एम्पियर टू ए 50 ओम लोड, डिटरमाइन द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द सप्लाई। ठीक है, यहां पर आप देखिए क्या है कि 1.5 क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस, और ये 50 ओम क्या है, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पे वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट अपॉन लोड रेजिस्टेंस आर एल इंटू 100। यहां से हम देखें तो क्या हो जाएगा, 1.5 अपॉन 50 इज इक्वल टू 100। तो यहां से सॉल्व करने पे आ जाएगा 3%। यहां से सॉल्व करने पे आ जाएगा 3%। ठीक है, तो क्या आंसर करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी। इसका फार्मूला याद रखिएगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो कि आउटपुट रेजिस्टेंस गिवन है सप्लाई का और ये सब फुल लोड करंट 50 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है, 500 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है 50 ओम लोड रेजिस्टेंस के। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अज्यूमिंग लीकेज फ्लक्स टू बी निग्लिजिबल। ठीक है, लीकेज फ्लक्स क्या है, टू बी निग्लिजिबल व्हेन एचवी साइड ऑफ ए सिंगल फेज 100 अपॉन 50 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट 25 हर्ट्ज एसी सोर्स, द कोर फ्लक्स ऑफ द ट्रांसफार्मर इज। ठीक है, इसको हम देख रहे हैं, यहां से हम देखिए कि जो लीकेज फ्लक्स क्या होता है ये समझे हम। लीकेज फ्लक्स वो होता है जो प्राइमरी साइड का जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी साइड में लिंक ना करे, और जो सेकेंडरी साइड का फ्लक्स है वो प्राइमरी साइड लिंक ना करे। ठीक है, और जो लीकेज फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड करता है, वाइंडिंग करंट पे डिपेंड करता है, और जो कोर फ्लक्स है वो डिपेंड करता है अप्लाइड वोल्टेज पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, कोर फ्लक्स। यहां पे हम नोट कर देते हैं, कोर फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, अप्लाई वोल्टेज पे। ठीक है, और जो लीकेज फ्लक्स है ये डिपेंड करता है वाइंडिंग करंट पे। यहां से आप देखिए कि जो पहले क्या था, 100 अपॉन 50 वोल्ट 50 हर्ट्ज, और ये जो ट्रांसफार्मर है और ये किससे कनेक्ट हो रहा है, 50 वोल्ट 25 हर्ट्ज से। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि V अपॉन एफ रेशियो क्या है, कांस्टेंट है। जैसे क्या है कि मान लीजिए ये V1 है, V अपॉन एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होता है, 5 मैक्स। ठीक है, अब जो है यहां पर पहले क्या था, 100 अपॉन 50, तो यहां पे ये जो सेम है किसके, 50 अपॉन 25। ठीक है, तो इसका जो V अपॉन एफ का जो रेशियो है वो सेम है, तो इसका जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, सेम होगा। फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा, सेम एज दैट ऑफ रेटेड फ्लक्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आइडियल कोर शुड exhibit वेरी हाई परमेबिलिटी इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर एंड इंडक्टर कोर ड्यू टू मैग्नेटिक सैचुरेशन caused by DC imbalance condition that can be minimized by। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लो एंड हाई परमेबिलिटी कॉम्बिनेशन कोर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लो एंड हाई परमेबिलिटी कॉम्बिनेशन कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द डिग्री ऑफ हमिंग लेवल ऑफ द नॉइज कॉज्ड इन ट्रांसफार्मर मे बी रिड्यूस्ड बाय। ठीक है, हमिंग को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, टाइटनिंग ऑफ कोर बाय क्लैम्प्स। इसको हम समझते हैं सबसे पहले कि
हमिंग क्या होता है, इसको जो है कि ये कैसे आता है, ठीक है। जब ट्रांसफार्मर कोर को मैग्नेटाइज किया जाता है तो उस टाइम जो ट्रांसफार्मर कोर की साइज होती है, वो क्या डायमेंशन होती है, वो स्लाइटली चेंज होती है। तो इस फिनोमेना को क्या हम बोलते हैं, मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। अब मैग्नेटो स्ट्रिक्शन की वजह से ट्रांसफार्मर में एक नॉइज आती है, उसको हम बोलते हैं हमिंग। अब इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इसको हम रिड्यूस करते हैं टाइटनेस ऑफ कोर बाई क्लैम्प्स। अब जब कोर क्या होता है, स्लाइटली उसके डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, तभी तो जो है कि वो हमिंग नॉइज आ रही है। अगर उसको हम क्लैम्प के थ्रू अगर उसको हम टाइट कर देंगे तो उसकी जो नॉइज होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये न्यूमेरिकल है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ए ट्रांसफार्मर विथ ए 10:1 and rated at 50 kVA 2400/240 volt 50 Hz is used to step down the voltage of a distribution system. The low tension voltage is to be kept constant at 240 volt. If the transformer is fully loaded at 0.8 power factor lag, the load imbalance connected to low tension side will be nearly। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब हम लोग समझ के सॉल्व करते हैं। यहां पे देखिए 50 केवीए क्या है, अपरेंट पावर है। एस इक्वल टू क्या है, 50 केवीए। अपरेंट पावर प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड सेम होता है आइडियल कंडीशन में, ठीक है। तो यहां पर हम लेंगे कि सेकेंडरी साइड में भी जो है कि जो अपरेंट पावर है वो 50 केवीए है। अब यहां पे आप देखिए कि जो वोल्टेज गिवन है वो V2 कितना है, 240 वोल्ट, ठीक है। तो रेटेड हमें करंट फाइंड करना है एलवी साइड, तो सबसे पहले हम रेटेड करंट फाइंड करेंगे। रेटेड करंट ऑन एलवी साइड इज इक्वल टू आई एस इक्वल टू क्या हो गया, V2 I2। क्या हो गया, रेटेड करंट ऑन एलवी साइड I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S/V2, ठीक है। तो यहां पे हम फाइंड करेंगे S कितना है, 50 इंटू 10⁻³ अपॉन V2 कितना है, 240। यहां से हम I2 फाइंड करते हैं तो क्या आता है, जो है कि इसको हम अभी बाद में सॉल्व कर लेंगे, इसको अभी रहने देते हैं, इसको 10⁻³ अपॉन 240 वोल्ट, सॉरी 240 एम्पियर, ठीक है। हमें लोड इंपीडेंस फाइंड करना है, तो लोड इंपीडेंस ZL इज इक्वल टू क्या होता है, V2/I2। क्योंकि हमें लोड इंपीडेंस साइड फाइंड करने हैं, तो जो सेकेंडरी वोल्टेज कितना है, 240 वोल्ट है, और हमने अभी सेकेंडरी करंट हमने फाइंड कर लिया, तो क्या हो जाएगा, 240 अपॉन 50 इंटू 10⁻³ अपॉन 240 इक्वल टू। तो यहां से इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 240 इंटू 240 अपॉन 50 इंटू 10⁻³ तो 240 इंटू 240 करेंगे तो आएगा 57600 अपॉन 50 इंटू 10⁻³। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 1.15 ओम ZL, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। क्या आंसर करेक्ट है, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए आप क्या है, ट्रांसफार्मर गिवन है, इसका टर्न्स रेशियो गिवन है, इसका रेशियो गिवन है, इसका अपरेंट पावर गिवन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जैसा कि रेशियो से ही दिख रहा है आपको। पावर फैक्टर गिवन है, लोड इंपीडेंस हमें फाइंड करने हैं। क्वेश्चन में यह है कि सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है। तो हमने सबसे पहले हमने करंट फाइंड कर लिया, फिर हमने इंपीडेंस का हमने फार्मूला लगा के हमने इंपीडेंस फाइंड कर लिया, ZL आ गया 1.15 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम कि ए ट्रांसफार्मर कोर इज बाउंड विथ ए कॉइल कैरिंग एन अल्टरनेटिंग करंट एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, ठीक है। द हिस्टेरेसिस लूप हैज एन एरिया ऑफ 60,000 यूनिट व्हेन एक्सेस आर ड्रॉन इन यूनिट्स ऑफ 10⁻⁻⁴ वेबर
वेबर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड 102 एम्पियर पर मीटर। If the magnetization is uniform throughout the core volume of 0.01 मीटर क्यूब, the power loss due to hysteresis will be। ठीक है, ये क्वेश्चन ए एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल होगा, और जेई प्री में तो नहीं, मेंस में काफी आने के चांसेस हैं इसके। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप एडवांस क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपके जो बेसिक क्वेश्चन होंगे उसके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होंगे। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एनर्जी लॉस्ट इन हिस्टेरेसिस पर यूनिट लूप क्या होता है। ठीक है, देखिए यहां पर आप क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, फिर इसके बाद हम इसके सॉल्व करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी लॉस इन हिस्टेरेसिस पर यूनिट लूप। देखिए एनर्जी लॉस्ट इन हिस्टेरेसिस पर यूनिट लूप इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप। इसलिए हम कहते हैं ना कि जो बीएच कर्व होता है, अगर वो बड़ा, अगर उसका एरिया ज्यादा होगा तो उसका हिस्टेरेसिस लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अगर इसलिए जो है कि हम जब मशीन के कोर बनाते हैं तो उसके हम जो बीएच एरिया होता है हम कम लेते हैं ताकि हिस्टेरेसिस लॉस कम हो। तो वहां से आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप। ठीक है, अब यहां से देखिए आप कि फाइंड करते हैं एनर्जी लॉस इन हिस्टेरेसिस पर यूनिट लूप इक्वल टू एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप। तो हम एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, एरिया फाइंड करने के लिए हम ये देख रहे हैं एरिया क्या गिवन है, 60,000 यूनिट, 60,000 यूनिट और 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 2, ये पावर है ना, 102 नहीं है, ये 10 की पावर 2 है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 6,000 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 2 जूल पर मीटर क्यूब। तो यहां से इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाता है 600 जूल मीटर पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब हमने जो है कि एरिया फाइंड कर लिया है, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप। अब नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि एनर्जी लॉस पर यूनिट पावर लॉस ड्यू टू हिस्टेरेसिस। हमें पावर लॉस फाइंड करने हैं, पीएच इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी लॉस पर यूनिट, जैसे हमने ये फाइंड किया है, एनर्जी लॉस पर यूनिट इनटू वॉल्यूम ऑफ कोर। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तो आपको बेनिफिशियल होगा, अपॉन टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला है, काफी अच्छा है। और टाइम हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है बट यहाँ पे टाइम लिखा है, तो क्या हो जाता है, टी इक्वल टू 1/f। तो यहां से हम कर लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, हमने जैसे एनर्जी लॉस पर यूनिट हमने फाइंड किया 600 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोर कितना गिवन है, 0.01 गिवन है। ये देखिए आप 0.01 गिवन है मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 0.01 अपॉन टाइम कितना हो गया, 1/50। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 300 वॉट। देखिए यहां पर हमने जो एनर्जी लॉस इन हिस्टेरेसिस पर यूनिट लूप फाइंड किया था, ये वॉट में नहीं था। ठीक है, लॉस तो ये भी था लेकिन ये वॉट में नहीं था, और ऑप्शन तो है क्या है, वाट में है। तो हम वाट में चेंज करने के लिए ये फार्मूला हमने यूज किया है, एनर्जी लॉस पर यूनिट इनटू वॉल्यूम ऑफ कोर अपॉन टाइम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्या आंसर करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर विद टर्न रेशियो ऑफ n/1, V1 इक्वल टू nV2। ठीक है, यहां पे देखिए आपको ABCD पैरामीटर देखने को भी मिल जाएगा और उसका भी रिवीजन आपको हो जाएगा। ठीक है, हम इसका ट्रांसफार्मर का हम सर्किट ही बना देते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर ही बना देते हैं।
देखिए यहां पर I1, ये क्या है V1, और जो टर्न्स रेशियो दिया हुआ है क्या दिया, टर्न्स रेशियो कितना दिया हुआ, N रेशियो 1, ठीक है। और ये हो गया I2। हमने ऐसा I2 क्यों लिया, क्योंकि जब आप ABCD का पैरामीटर देखते हैं तो वहां पे आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। ये क्या है V2। ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड करना है। और जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन क्या है, V1 इक्वल टू N V2। तो यहां से आप देखिए हो गया V1 अपॉन V2 इक्वल टू क्या हो गया N। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा N V2, V1 अपॉन V2। तो यहां से क्या हो जाएगा, अच्छा यही तो है N V2 इक्वेशन 1, ठीक है। तो I1 अपॉन I2 क्या हो जाएगा, I1 अपॉन I2 हो जाएगा 1 अपॉन N, क्योंकि आप ये देखते हैं कि V1 अपॉन V2 बराबर I2 अपॉन I1 इक्वल टू N। जब आप इसको करेंगे तो यहां से आप देखेंगे कि I1 अपॉन I2 इक्वल टू 1 अपॉन N, ठीक है। ये हो गया, यहां से I1 क्या हो जाएगा I2 अपॉन N, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब आप ट्रांसमिशन पैरामीटर इक्वेशन आप देखेंगे, ट्रांसमिशन पैरामीटर हम इक्वेशन लिखते हैं, ट्रांसमिशन पैरामीटर ऑफ ट्रांसमीटर पैरामीटर इक्वेशन क्या होता है, V1 अपॉन A V2 प्लस B I2, ये हो गया इक्वेशन हमने ले लिया 3। सेकंड I1 इक्वल टू CV2 प्लस DI2, इक्वेशन 4, ठीक है। अब यहां से देखिए कंपेयर करना है, यहां पर 1 एंड 3 को कंपेयर कीजिए और 2 एंड 4 को कंपेयर कीजिए। यहां से अगर आप देखिए 1 एंड 3 को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो A इक्वल टू क्या आ रहा है, A इक्वल टू N और B इक्वल टू क्या है 0। यहां से 2 एंड 4 से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो क्या देखने को मिल रहा है, यहां से C इक्वल टू क्या देखने को मिल रहा है, C इक्वल टू 0 और D इक्वल टू क्या है 1 अपॉन N। ये 1 अपॉन N है और इसका जो D है वो कितना है, D क्या है 1 अपॉन N। यहां से अब आप देखिए अगर इसका ट्रांजिशन मैट्रिक्स अगर आप बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा N 0 0 1 अपॉन N। तो क्या आंसर करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपने यहाँ पे ट्रांसमिशन पैरामीटर भी आपने देख लिया और आपने जो है कि टर्न्स रेशियो देख लिया कि V1 अपॉन V2 इक्वल टू I2 अपॉन I1 इक्वल टू N होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कैन ए 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर बी यूज्ड फॉर 25 हर्ट्ज इफ द इनपुट वोल्टेज इज मेंटेन कांस्टेंट एट द रेटेड वैल्यू करेस्पॉन्डिंग टू 50 हर्ट्ज, ठीक है। यहां पे देखिए क्या है कि अगर कैन ए 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर टू बी यूज्ड फॉर 25 हर्ट्ज इफ द इनपुट वोल्टेज इज मेंटेन कांस्टेंट एट द रेटेड वैल्यू करेस्पॉन्डिंग टू 50 हर्ट्ज। यहां पे वोल्टेज कांस्टेंट है, देखिए क्या होता है V अपॉन F इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है 5 मैक्स। यहां पे देखिए कि जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, ये जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज से 25 हर्ट्ज पर हम यूज कर रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी अगर कम हुआ, अगर फ्रीक्वेंसी क्या होगा कि अगर कम हो रहा है, वोल्टेज अगर कांस्टेंट है तो 5 मैक्स क्या हो जाएगा हाइयर हो जाएगा। तो यहां से क्या है, तो यहां से हम क्या देखेंगे कि फ्लक्स विल बी
क्या हो जाएगा, डबल विच विल ड्राइव द देयर वायर इज एक्सेसिव सेचुरेशन। यहां से फ्रीक्वेंसी अगर हाफ हो रहा है तो वोल्टेज कांस्टेंट है, तो 5 मैक्स 2 क्या हो जाएगा, 2 5 मैक्स 1। ठीक है, तो यहां पे क्या करेक्ट आंसर हो गया, नो। यहां पे क्या है, नो फ्लक्स विल बी डबल विच विल ड्राइव द वायर टू एक्सेसिव सेचुरेशन। क्वेश्चन ये था कि क्या हम ऐसा यूज कर सकते हैं। अगर हम देखिए यूज कर रहे हैं इस तरह का, तो फ्लक्स क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। अगर फ्लक्स डबल हो जा रहा है तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, विच विल ड्राइव द वायर टू एक्सेसिव सेचुरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरली द नो लोड लॉसेस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मशीन इज रिप्रेजेंटेड इन इट्स इक्विवेलेंट सर्किट बाय। ठीक है, इसका हम नो लोड पे, नो लोड टेस्ट जब हम करते हैं तो उस कंडीशन में क्या सर्किट होता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, आर सी एक्स एम, ये होता है आई नॉट। ठीक है, और यहां पे क्या हो गया, वोल्टेज एलवी साइड। यहां पे हम वोल्टेज कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कौन सा, आरसी में कौन सा करंट फ्लो होता है, आईसी, एंड आईएम में, एक्सएम में आईएम मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो करता है। जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो नो लोड करंट का 95% होता है। आईएम 95% करंट ऑफ आई नॉट, और जो आईसी होता है वो अप्रॉक्स 5% करंट ऑफ आई आई नॉट। और यहां से आप एक चीज ये भी देखते हैं कि नो लोड की कंडीशन में जो पावर फैक्टर होता है वो बहुत पुअर होता है। ठीक है, 0.2 0.3 लैगिंग होता है। अच्छा, ऐसा क्यों, इसीलिए तो हो रहा है ना, क्योंकि आईएम ज्यादा है। ठीक है, अगर आईएम ज्यादा है तो एक्सएम क्या होगा, कम होगा। और आरसी क्या है कि ज्यादा है, तभी तो आईसी कम है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल रेजिस्टेंस विद हाई वैल्यू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि द यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन द ट्रांसफार्मर डिजाइन। ठीक है, द यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन द ट्रांसफार्मर डिजाइन डिक्रीज टोटल वेट पर केवीए। ठीक है, पर केवीए जो टोटल वेट होगा ट्रांसफार्मर का वो डिक्रीज होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका हम देखिए और भी यहाँ पे नोट है, इसको हम समझते हैं। E इक्वल टू क्या होता है, 4.44 5 x f n। फॉर फिक्स वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी E is directly proportional to flux, so if voltage increase flux will increase। ठीक है, यहां देखिए, if voltage increase flux will be increase। now to accommodate this increased flux there are 2 points। फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए हम 2 पॉइंट को देख रहे हैं कि पहला क्या है, डायमेंशन ऑफ कोर एरिया एंड लेंथ हैज टू बी इंक्रीज। सेकंड, इफ वी यूज अनदर कोर मटेरियल विच हैज हाई फ्लक्स डेंसिटी, या फिर हम एक ऐसा कोर मटेरियल यूज करते हैं जिसकी फ्लक्स डेंसिटी हाई हो। दूसरा केस क्या है, वेयर फ्लक्स डेंसिटी ऑफ कोर इज हाइयर, वेयर द कोर मटेरियल इज कैपेबल ऑफ कैरिंग इंक्रीज फ्लक्स अमाउंट विद सेम कोर डायमेंशन। आप इस पॉइंट से समझ रहे हैं। देखिए क्या है कि अगर फ्लक्स डेंसिटी कोर की अगर हाई है, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लीजिए 5x ये हमारा क्या है, रेटेड फ्लक्स है, हमें इतनी रिक्वायर्ड है। अब अगर कि फ्लक्स, अगर किसी माध्यम से अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि कोर मटेरियल जो होता है वो कैपेबल होगा हाइयर फ्लक्स के लिए, लेकिन हमें अगर रेटेड फ्लक्स चाहिए तो कोर कि जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, लो होगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि साइज ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। तो इस पॉइंट का ये मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रांसफार्मर हैविंग 100 प्राइमरी टर्न्स इज कनेक्टेड टू 250 वोल्ट एसी सप्लाई फॉर ए सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ 400 वोल्ट, द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स शुड बी। ठीक है,
तो इसको हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है कि देखिए N1 कितना दिया हुआ है, प्राइमरी 1000 टन्स, ठीक है। V1 दिया हुआ है, प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी टर्न्स इज कनेक्टेड टू 250 एसी सप्लाई। V1 कितना है, 250 वोल्ट। फॉर ए सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ 400 वोल्ट, V2 कितना है, 400 वोल्ट। द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स फाइंड करना है, N2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या होता है, V1 अपॉन V2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 कितना है 1000 इंटू V2 कितना है 400 अपॉन V1 कितना है 250। इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1600 टन। यहां से एक चीज हम और समझते हैं कि चाहे प्राइमरी साइड हो या सेकेंडरी साइड हो, पर टर्न इंड्यूस ईएमएफ सेम होता है, ठीक है। पर टर्न्स इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, सेम होता है ऑन बोथ साइड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या करेक्ट हो गया, 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर्स आर कपल्ड। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड जो है कि कैसे कपल होता है, वो मैग्नेटली एंड कंडक्टिवली दोनों तरह से कनेक्ट होता है। इसीलिए पावर जो होता है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में ज्यादा पावर ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं, वाइंडिंग इसकी हम बनाते हैं, इसका सर्किट देखिए। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है कि सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है, ये सपोज ये हो गया V1, ये क्या है V2। अब हम ये समझेंगे कि कहां से कहां इंडक्टिवली क्या है और मैग्नेटली क्या है। देखिए ये जो है इंडक्टिविटी, मैग्नेटली और कंडक्टिविटी, तो यहां से जो पावर ट्रांसफर हो रहा है ये क्या है, कंडक्टिवली। और यहां से जो पावर ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे हो रहा है, मैग्नेटिकली, या फिर बोलेंगे इंडक्टिवली। ठीक है, इसका हम ये भी देखते हैं कि क्या होता है सेकेंडरी साइड टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कंपैरिजन में। एस ऑटो ट्रांसफार्मर इक्वल टू 1/1 माइनस ए एस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। यहां पे ए क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है। और एस इंडक्टिवली के थ्रू कितना ट्रांसफर करेंगे, 1 माइनस ए एस ऑटो। एस कंडक्टिवली के थ्रू कितना ट्रांसफर करेंगे, ए इंटू एस ऑटो, ऑटो ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां से क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज टोटल कोर लॉस ऑफ 1000 वाट एट 420 वोल्ट 60 हर्ट्ज एंड टोटल कोर लॉस ऑफ 400 वाट एट 210 वोल्ट 30 हर्ट्ज। द टोटल कोर लॉस एट 350 वोल्ट 50 हर्ट्ज विल बी नियरली, क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहां से देखिए V अपॉन एफ रेशियो हम पहले चेक करेंगे कांस्टेंट है नहीं। यहां से हम देख रहे हैं V अपॉन एफ रेशियो क्या है, कांस्टेंट है, और हमें फाइंड करना है 350 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज पर। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि V अपॉन एफ रेशियो कांस्टेंट है। जब
V अपॉन F रेशियो कांस्टेंट होता है तो उस केस में जो एडी करंट लॉस होता है वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर होता है, जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। और हम ये जानते हैं कि जो पीसी होता है वो क्या होता है, पीसी इज पीएच प्लस बीपीई। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, पीसी ए एफ प्लस, कल हमने इस बेस पर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था। अब यहां से दो इक्वेशन बना के ए एंड डी की वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या हो गया, पीसी पहला कितना है, पहला कितने वाट है, 1000 वाट, ए 50 प्लस बी 50 का स्क्वायर कितना, 50 है ना, नहीं 60 सॉरी 60। तो यहां से क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 60 अपॉन ए प्लस बी 60, इक्वेशन 1। सेकेंड कितना पावर है, 400, फ्रीक्वेंसी 30, 400 इक्वल टू ए 30 प्लस बी 30 का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, 400 अपॉन 30 इक्वल टू ए प्लस बी 30। यहां से ए एंड बी की वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद अगर मान लीजिए ए की वैल्यू कुछ आ गई, बी की वैल्यू कुछ आ गई, अभी हम इसको सॉल्व नहीं करा रहे क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो आप इस कॉन्सेप्ट को देखिए, ए एंड बी को आप दो इक्वेशन से वैल्यू को आप सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि पी सी इक्वल टू ए पी एच प्लस बी पी ई, हम ये जानते हैं। ठीक है, और हमें किस फ्रीक्वेंसी पे फाइंड करना है, अब 50 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे फाइंड करना है। तो हमने देखा कि जब V अपन एफ रेशियो कांस्टेंट होता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस बी एफ स्क्वायर पी सी इक्वल टू ए 50 प्लस बी 50 का स्क्वायर। ए एंड बी की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, 777.8 वाट। अगर आप इसको करने में प्रॉब्लम आएगी तो आप बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, ए एंड बी की वैल्यू यहां से आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है आपको। अच्छा, यहां से एक चीज हम और लिख देते हैं कि ये क्या होता है, पीई का फार्मूला एंड पीएच का फार्मूला। देखिए क्या होता है, पीई इक्वल टू के ई एफ स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर वी। ठीक है, और फिर पीएच का क्या होगा, के एच एफ बी एम 1.6। ठीक है, तो यहां से हमने ये चीजें देख ली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है कि इन अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर द केवीए रेटिंग ऑफ सेकेंडरी साइड इज। ठीक है, केवीए रेटिंग बताना है कि सेकेंडरी साइड क्या होगा। देखिए, ट्रांसफार्मर आर रेटेड इन वोल्ट एम्पियर। ठीक है, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग किस में होती है, वो वोल्ट एम्पियर में होती है और किलो वोल्ट एम्पियर में होती है। हम केवीए या एमवीए हम कब लेते हैं, जब हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग हाई होती है। जनरली वोल्ट एम्पियर इसकी जो रेटिंग होती है और किलो एम्पियर एम्बियर्स के साइज पे डिपेंड करता है। तो यहां पर देखिए क्या है कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर होते हैं उसका जो रेटिंग है, केवीए रेटिंग, वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड में क्या होता है, सेम होता है, S1 बराबर S2। इसीलिए कि ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है, इसीलिए ट्रांसफार्मर को कहा जाता है कि ये पैसिव डिवाइस है। ठीक है, पैसिव डिवाइस क्या होता है कि जो एनर्जी को जनरेट नहीं करता, सॉरी, जो पैसिव डिवाइस क्या होता है कि जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जनरेट नहीं करता है। ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर क्या है कि जो पावर इसने सोर्स से, जो पावर इसने प्राइमरी साइड से ली, ठीक है, वही पावर सेकेंडरी साइड से वो डिलीवर कर रही है लोड को। ठीक है, इसमें खुद का पावर इसने एम्पलीफाई नहीं किया ना, तो ये क्या हो गया, ये पैसिव डिवाइस है। एक्टिव डिवाइस क्या होता है कि जो एनर्जी को डिलीवर करता है, ठीक है, जो एनर्जी जनरेट करता है, जैसे आपका वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट वोल्टेज सोर्स हो गया, एम्पलीफायर हो गया, ये सब क्या है, एक्टिव सोर्स है। ट्रांसफार्मर क्या है, पैसिव डिवाइस है। ठीक है, पैसिव डिवाइस। और ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये स्टैटिक डिवाइस होता है क्योंकि इसमें रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, इसलिए इसको हम डिवाइस बोलते हैं, मशीन नहीं बोलते हैं। ठीक है,
स्टैटिक डिवाइस। एक चीज हम और देख लेते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किस पे वर्क करता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट सीरीज थर्ड में मिलते हैं इससे भी अच्छे क्वेश्चंस को लेके, और हम एक क्लास और स्टार्ट करेंगे पावर सिस्टम का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।